हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया और इसी के तहत प्रदेश में उन्होंने 19 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी की, जबकि 3 पुराने जिलाध्यक्षों को रिपीट किया गया है। साथ ही अपनी टीम में उन्होंने 2 महिलाओं को भी शामिल किया है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष बदलने वाली कांग्रेस अब तक अपने संगठन में बदलाव नहीं कर पाई है। कारण इसके पीछे क्या है, सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। कहते हैं कि संगठन मजबूत करने के मामले में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, चाहे वो केंद्रीय स्तर की टीम की मजबूती हो या फिर बूथ स्तर की। हर स्तर पर बीजेपी बड़ी साफगोई के साथ अपनी टीम तैयार करती है, जो चुनाव में उसकी नैया पार कराती है। हरियाणा बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदलते ही नई टीम का ऐलान हो गया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदेश बीजेपी की कमान संभालते ही अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें 19 नए चेहरों को जिलों की कमान सौंपी गई है, जबकि 3 पुराने जिलाध्यक्षों को रिपीट किया गया है। बड़ौदा उपचुनाव से पहले इस बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात कांग्रेस की करें तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान कुमारी शैलजा को सौंपने वाली कांग्रेस अपने संगठन में अब तक कोई बदलाव नहीं कर पाई है। ऐसे में संगठन को मजबूती देने के मामले में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे निकलती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इस टीम से गृह मंत्री अनिल विज भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। विज का कहना है कि बहुत सोच विचार कर टीम गठित की गई है, जिससे पार्टी को गति मिलेगी। बहुत सोच विचार के और मैंने सारी लिस्ट का अवलोकन किया है। बहुत अच्छे जो जिला अध्यक्ष सारे नियुक्त किए हैं और इससे पार्टी को बहुत गति मिलेगी। वहीं बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा भी नई टीम को पूरी तरह से संतुलित करार दे रहे हैं। बढ़िया संतुलित के हिसाब से जिलाध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि संगठन ने बड़े सोच विचार कर इनको बनाया गया और आप ये मानिए कि इससे पूरे संगठन को और पूरे जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग इससे प्रसन्न भी हैं और बिल्कुल जो नियुक्ति की गई है, एक से एक व्यक्ति को सोचकर अच्छी तरह विचार कर संगठन ने नियुक्ति की। अच्छा, संगठन जब मजबूत होता है तो क्या फायदा रहता है पार्टी को, क्योंकि आपकी पार्टी इस समय सत्ता में भी है और संगठन भी अब क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ दूसरे पदाधिकारियों की नियुक्ति भी हो जाएगी। देखिए, जैसे कि अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, इसी प्रकार से आगे और भी नियुक्ति होंगी, तो आप ये मान के चलिए कि जो संगठन तैयार होगा, क्योंकि संगठन के ऊपर ही पार्टी टिकी होती है, जो संगठन तैयार होगा और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगा, जिससे मेंबर भी बनाने का हम भारतीय जनता पार्टी के और मेंबरों को बनाने का काम करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है और भी ज्यादा मजबूती से उतर सके। उधर कांग्रेस ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने और जिलाध्यक्षों की टीम बनाने पर तंज कस रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा नई टीम पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इस नई टीम से बड़ौदा उपचुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य का अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया है, जो कि चुनाव में बुरी तरह से हारा था। पहले तो इनका सिलेक्शन ही गलत है कि हारे हुए लोगों पे भारतीय जनता पार्टी बाजी लगा दी। अब इन्होंने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। मैं नहीं समझता कि वो एक कहावत है कि नई बोतल में पुरानी शराब, तकरीबन वही लोग दोबारा लगा दिए जो बहुत सालों से ऑलरेडी चल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि आगामी चुनाव में और खास तौर पर बड़ौदा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। भले ही कांग्रेस बीजेपी की नई टीम पर तंज कस रही है, लेकिन कुमारी शैलजा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के करीब 10 महीने बाद भी संगठन में बदलाव नहीं होने पर बगले झांक रही है। लेकिन जल्द कांग्रेस में सूची जारी होने के बाद कांग्रेस यूथ इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
रोहतास बेदी कर रहे हैं। कांग्रेस कब अपनी सूची जारी करेगी? कांग्रेस का भी एक अपना पार्टी का सिद्धांत है, एक संविधान है पार्टी का, और हमारी जो पार्टी हाईकमान सब उनका नोटिस में है। अभी जैसे ही मैडम शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद सबको पता है कि तुरंत चुनाव आ गया था, और वो जल्दी हमारी भी सूची जारी हो जाएगी। और हमारी पार्टी के जो वफादार लोग हैं उनको हमारी पार्टी में कोई मलाई खाने वाले पदाधिकारी ऊपर नहीं आते, जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको काम करने का मौका दिया जाता है। तो हमारी पार्टी की भी सूची जल्दी जारी हो जाएगी। ऐसे बहुत जल्द मैं समझता हूं कि आने वाले चंद दिनों में हमारी कांग्रेस प्रदेश की जो कमेटी है वो आदरणीय कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक बहुत मजबूत संगठन हरियाणा में कांग्रेस तैयार करने जा रही है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विफलताएं हैं उनको सड़क से लेकर के विधानसभा तक पहुंचाएगी, लोगों तक पहुंचाएगी और बहुत जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस किस जिले में किसको जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अंबाला से राजेश बतौरा, करनाल से योगेंद्र राणा, सिरसा से आदित्य देवीलाल, यमुनानगर से राजेश सपड़ा, कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी, कैथल से अशोक कुमार ढाण, जिंद से राजू मोर, पानीपत से अर्चना गुप्ता, सोनीपत से मोहनलाल कौशिक, झज्जर से विक्रम कादियान, भिवानी से शंकर धूपड़, दादरी से सत्येंद्र परमार, रोहतक से अजय बंसल, नूह से नरेंद्र पटेल, रेवाड़ी से हुकुम चंद यादव, पलवल से चरण सिंह तेवतिया, फरीदाबाद से गोपाल शर्मा, महेंद्रगढ़ से राकेश शर्मा, गुरुग्राम से गार्गी कक्कड़, पंचकुला से अजय शर्मा, हिसार से कैप्टन भूपेंद्र सिंह और फतेहाबाद से बलदेव गिरोहा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश की नई टीम तैयार है और पहली परीक्षा बड़ौदा उपचुनाव को जीतकर पास करने के लिए बेकरार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बीजेपी संगठन के भीतर बदलाव हो चुका है और इस बदलाव के अब असर क्या होंगे वो भी जरा देख लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आखिर इस सब में कहां है और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी क्या बदलाव होगा, क्या मंथन होगा और नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद किस तरीके से कांग्रेस के भीतर की स्थिति आखिर कब तक बदलेगी, जरा इन्हीं सभी चीजों को लेकर के बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रमणीक मान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर हिम्मत यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हिम्मत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले रमणीक जी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर संगठन को मजबूत करने के लिए यह बदलाव कितना सही और कितना सार्थक और कितना सही दिशा में आगे बढ़ते हुए? देखिए शुभेंदु जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये एक प्रथा रही है भारतीय जनता पार्टी की कि जब भी कभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होती है तो एक आंतरिक लोकतंत्र के तहत होती है, इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत होती है। इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, इसके ऊपर रायशुमारी की गई, सभी जिलों के अंदर पर्यवेक्षक गए, ऑब्जर्वर्स ने जाके वहां से रायशुमारी करके वो रिपोर्ट सबमिट करी। और जैसे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इसके ऊपर माननीय संगठन मंत्री श्री सुरेश भट्ट जी से चर्चा करने के बाद इसका विमर्श जो है वो माननीय राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष रख के उनसे स्वीकृति देके और ये जो सूची आखिर जारी करी। क्राइटेरिया इसमें रमणीक जी क्या रखा गया? नए चेहरों को तवज्जो ज्यादा देना है या फिर क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ओपी धनखड़ साहब अब ये कोशिश करते हैं कि जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर शामिल किया जाए, तो ये ज्यादा फोकस था कि युवा इसमें ज्यादा हो इस टीम के अंदर, या क्राइटेरिया क्या था? पहले के लोगों को या जो अलग अलग पदों पर रह चुके हैं उनको थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए? देखिए, इसके अंदर अगर आप गौर से विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रहे हैं, चाहे वो जिला के पद हो, चाहे वो प्रदेश के पद हो, चाहे वो सरकारी पद हो, चाहे वो राष्ट्रीय पद हो, तो ये एक मिक्स बैग सा है। इसके अंदर आप अधिकांश पाएंगे कि यहाँ तो 3 जिस प्रकार से हमारे जिला अध्यक्ष हैं जिनको रिपीट किया गया है, उसके अतिरिक्त ज्यादा करके हमारे जो जिला महामंत्री हैं या जो जिला उपाध्यक्ष थे
उनको इसके अंदर लेके आएगा। यानी कि जो प्राथमिक इसका क्राइटेरिया जो आप पूछ रहे हैं, मानदंड ये था कि जो पार्टी के साथ जिनको एक अच्छा अनुभव है ऐसा काम करने का, चाहे वो बीसी मोर्चा से हो, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हो, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हो, और दो हमारे पास जो सिरसा और हिसार से हमारे जो नए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं वो सरकार की तरफ से आए हुए हैं, जैसे कि कैप्टन भूपेंद्र हैं वीर चक्र, जो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से बाद में चेयरमैन रहे। इसी प्रकार जिला काउंसलर भी रहे हैं आदित्य देवीलाल जी, जो प्रदेश में चेयरमैन रहे। यानी कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर एक चेहरे को वहां पर चुना गया है जो कि संगठन को मजबूत करने में मदद कर सकेगा। ठीक है, यानी कि बीजेपी की तो एक कोशिश है, लेकिन जरा हिम्मत जी, कांग्रेस पार्टी की भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम विश्लेषण दोनों ही तरीकों से कर रहे हैं, दोनों बड़ी पार्टियां, और बात इसीलिए कांग्रेस की भी कि संगठन में आखिर बदलाव कैसे होगा, कब होगा। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद लगातार इंतजार था, हालांकि इंतजार तो पहले से था कि कुछ संगठन में बदलाव होगा। अशोक तंवर साहब चले गए और उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष आ गई कुमारी शैलजा जी, उसके बाद भी अभी तक इंतजार किया जा रहा है। ये इंतजार कब खत्म होगा? देखिए शुभेंदु जी, हर पार्टी का अपना जो है संविधान होता है और उसके हिसाब से सभी पार्टियां अपना काम करती हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो आप इस कोरोना का जो ये महासंकट था, इसके दौरान भी इनकी जो कोशिश थी वो कभी उद्घाटन कर रहे हैं अपने कार्यालयों की, कभी ये रैलियां कर रहे हैं, तो इनकी प्राथमिकता ये तो 24 घंटे और 365 दिन साल के चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन कांग्रेस एक जिम्मेवार पार्टी है, पुराना इतिहास है, बहुत लंबे समय तक जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है सत्ता में रह करके हिंदुस्तान की सेवा की है। तो इस कोरोना संकट के अंदर पूरी पार्टी की, कांग्रेस की और विशेष तौर पर राहुल गांधी जी के द्वारा जितने भी प्रदेश अध्यक्ष थे, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सभी को दिशा निर्देश थे कि आप अपने अपने इलाकों में लोकल लेवल के ऊपर जो लोग हैं, जो इफेक्टेड हुए हैं, जिनके पास खाने की कहीं सप्लाई थी तो खाने की सप्लाई पहुंचानी है, किसी को दवाई की सप्लाई है तो दवाई की सप्लाई पहुंचानी है। तो जो पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेता, आपने तमाम न्यूज चैनल्स ने बल्कि कवर किया है, दिखाया है कि किस प्रकार से युद्ध स्तर के ऊपर जो है कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता इस पूरे प्रोसेस में लगा हुआ था। तो अब आप तुरंत प्रभाव से, अब आपने बात की कि शैलजा जी की, तो शैलजा जी को जुम्मे चुनाव के अंदर ही लेके आए और उस समय टिकटों का वितरण का समय था। उसके बाद में जब चुनाव हुआ और चुनाव में बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है, कांग्रेस को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी सीटें आएंगी, और फिर भी जो है 40 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती। और उसके बाद में ये कोरोना का जो संकट आया, और हमारे यहाँ कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को, क्योंकि जिस आप सीटों का जिक्र कर रहे हैं, जिस परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में, उसका श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देते हैं। नहीं, हुड्डा साहब कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो हुड्डा साहब का तो रोल है ही, हुड्डा साहब का भी है, शैलजा जी का भी है, किरण चौधरी जी का भी है, कुलदीप बिश्नोई जी का भी है, सुरजेवाला जी का भी है। सारे तमाम जो नेता है, सबका अपना योगदान होता है। पार्टी कभी एक आदमी से नहीं चलती है, एक बहुत बड़ा परिवार होता है, उसमें सभी नेताओं की, सभी कार्यकर्ताओं की एक भूमिका होती है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अलग अलग धड़ों की जब बात होने लगती है तो चेहरे वहां पर सामने आने लगते हैं। फिर नहीं, आप वो मीडिया का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन जनता जो है हर इलाके वाइज एक एक नेता की अपनी अपनी मीडिया तो वही दिखाता है सर जो दिखता है। मैं उसी पे आ रहा हूं। और दूसरी बात जो आपने की, तो जो प्राथमिकताएं थी वो हमारी इस महामारी के अंदर जनता की सेवा करने की थी। आप महामारी की बात कर रहे हैं, आप कोरोना संकट की बात कर रहे हैं। आप ये 2 महीना 3 महीना, लेकिन 10 महीने हो चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इतना लंबा समय हो गया, तो अगर कोरोना का समय छोड़ भी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की उससे पहले भी आपके पास समय था पूरा। शुभेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी का अलग कल्चर है। इनको आरएसएस एक चिट्ठी पकड़ाती है, उसमें 1-2 नाम लिख करके देते हैं, उसी के अंदर से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जहां कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के अंदर जमीनी स्तर के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष हर जिले के अंदर जाता है, वहां पे जमीनी हकीकत को तलाशते हैं, जिसको बनाना है वो कई तमाम जो विकल्प वहां पे मौजूद हैं, उन सब के बारे में वहां बैठ करके जनता से बातचीत करके, सिस्टम को देख करके, सारी चीजों का होमवर्क करके, और फिर ये चीजों को फैसले होते हैं। ठीक है। और इसमें मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अभी ये कोरोना का थोड़ा सा जो मामला जो ये चल रहा है, इसके तुरंत बाद जो है मैडम शैलजा जी ऑलरेडी जो है पूरे प्रदेश के अंदर डेली वो 2-3 जिलों के अंदर जा रही हैं। अभी ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव के तुरंत बाद जो है कांग्रेस की भी लिस्ट जो है जल्द आने वाली है।
ठीक है, यानी कि उपचुनाव के बाद ये लिस्ट जो है वो सामने आएगी, ये आपका कहना है। ठीक है, मैं सोमवीर जी से एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले रमनीक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे। जी, मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने इस संगठनात्मक जो नियुक्तियां हुई हैं जिलों के अंदर, उसको चुनाव से जोड़ के देखने का प्रयास किया, या जिस प्रकार से ये एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं या एक समानांतर रेखा खींचने का प्रयास करते हैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो किसी प्रकार का कोई आप मान के चलिए 100% मान के चलिए कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये कहा कि साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जी नाम यहाँ से आते वहां से आते। मैं आपको इस बात का मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ और गारंटी से बताता हूँ आपको कि एक इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत, आंतरिक लोकतंत्र के तहत एक रायशुमारी का काम किया गया, सभी जिलों के अंदर किया गया, और जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने जो नाम सबमिट किए उन्हीं नामों में से चयन होकर ये नाम आगे आए हैं। एक बात है। दूसरी बात जो इन्होंने दूसरा ये कहा कि साहब राहुल गांधी जी ने ये कहा और वो, तो मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आखिरी जो है परिवार वो एंटोनिया माइनो एंड फैमिली है, और वहीं पे जाके नतमस्तक होके जिसने जो प्राप्त करना है उनको, जो उनका संकल्प है वो केवल एक परिवार की तरफ है, और उन्हें जो सिद्ध करना है, जो प्राप्त करना है वो एक ही परिवार से प्राप्त करना है। इस बात के अंदर किसी प्रकार का यदि कोई कांग्रेसी संदेह रखता है तो मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। इस बात के अंदर आप भी शुभेंदु जी कोई संदेह न रखिएगा, और आपके माध्यम से जो दर्शक हैं आपके और जो प्रदेश की जनता है वो भी ये समझ ले कि यदि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी प्रकार से आंतरिक लोकतंत्र होता तो जो इनके पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी हैं, ना तो उनकी लाठी मार के सिर फोड़ा जाता, ना उनको FIR के लिए पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ती, ना वो अस्पताल में भर्ती होते, और ना ही उनको बाद में बड़े अनसेरेमोनियस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला जाता। देखिए ये सब बातें जो कहने की, देखिए इनके हाथी के दांत दिखाने की ओर है, खाने की ओर है। ये अपने आप को बड़ा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी दिखाते हैं, पर दरअसल एक ऑटोक्रेटिक और एक जिसे कहते हैं अथॉरिटेरियन रूल के तहत काम करते हैं। चलिए ठीक है, मैं जरा सोमवीर जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। सोमवीर जी, ये जो अभी तक संगठन के भीतर जो बदलाव की बात है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल को अगर आगे बढ़ना है तो संगठन सबसे पहले मजबूत करना है, और बीजेपी का जो बीते रोज से जो ग्रोथ आगे बढ़ा है उसके पीछे एक मजबूत संगठन का ही हम जिक्र करते हैं जब भी बात होती है। तो ऐसे में कांग्रेस यहां पर कहां है? बहुत ज्यादा देरी कर दी कांग्रेस ने, और अब सिर्फ एक डिफेंड करने के लिए जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या और भी जो नेता हैं, क्योंकि उनसे भी लगातार यही सवाल पूछे जाते हैं कि आपको क्या करना होगा, कब आखिर संगठन के अंदर बदलाव होगा, तो ये आलाकमान को भी सोचना चाहिए कांग्रेस में, और बीजेपी क्या एक कदम आगे निकलती जा रही है संगठन में बदलाव के जरिए? देखिए शुभेंदु जी, हम बीजेपी की आलोचना करते रहते हैं, कई मुद्दों पर करते हैं। किसानों का मुद्दा था भी 4-5 दिन पहले ही थे, उसमें उनकी आलोचना कर रहे थे। दूसरे जो कई बार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई है उसमें आलोचना की हमने, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ये हमें कहना पड़ेगा कि बीजेपी जो है वो एक बहुत कैडर बेस पार्टी है, संगठन बहुत जबरदस्त है इनका, और अनुशासन है, और कोई भी अपॉइंटमेंट होता है चाहे वो छोटे से छोटे ब्लॉक के, क्या आप पन्ना का जो छोटे छोटी इनकी यूनिट है वहां से लेकर तो उनका प्रधान बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, वहां तक का जो इतना भी सिलेक्शन होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो सामूहिक जो है उससे, सामूहिक नेतृत्व से, सामूहिक लोगों से, यूनिट से, उनके अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, वर्कर से ये होता है। और ये इन्हीं का यही जान है कि 1982 में 2 से सीट लेकर 400-304 तक है। संगठन तो बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा वे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है बड़ी ठीक बात बताया उन्होंने कि 24 घंटे मूड में रहते हैं। हमने देखा इनको कि ये जो अगर हार गए तो फट शाम ये तो प्लस पॉइंट हो गया सर। हाँ वही बता रहा हूँ ना, ये तो प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए, प्लस ही बता रहा हूँ, जो है वो है, सच्चाई प्लस है, प्लस है, नेगेटिव है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे ये जो बता रहे हैं इन्हीं की बात को मैं पूरा करता हूँ कि ये 24 घंटे मूड में रहते हैं। अगर हार गए तो रात को मीटिंग कर लेंगे, क्यों हारे, कैसे करें, सुधारने की कोशिश करें, जीत गए तो उसको आगे बढ़ाएंगे। ये एक इनका अपना प्रिंसिपल है, अपना सिस्टम है। और ये है दूसरा, इन्होंने एक बात कही है संगठन की, कांग्रेस की, वो तो बीजेपी की बाद में बात करें, पहले कांग्रेस की। मैं शुभेंदु जी एक गारंटी से कहता हूँ, गारंटी वर्ड यूज करे थे, एक एनालिसिस्ट और एक हरियाणा का नागरिक होना तक कहता हूँ, अगर कांग्रेस का संगठन ठीक होता तो 2019 के इलेक्शन में ये जीत जाते, सरकार बनाते, अच्छी मेजोरिटी सरकार बनाते, अगर इनका संगठन ठीक होता तो। अब देखिए कितनी बुरी हालत थी,
यहाँ तक एक दो चैनल को, आपका एक आध चैनल को छोड़ के कोई 80 दिखा रहा था, कोई 70 दिखा रहा था 2019 में, और कितनी सीटें आगे देखो कांग्रेस की। अगर इनका संगठन ठीक होता तो संगठन तो इनका जीरो है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बुरा ना मानने ये, कि संगठन ने ही ले बैठा इनको। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 2019 का हिम्मत सिंह माने ना माने, को कांग्रेसमैन माने ना माने, उसकी मर्जी है, सुधारे ना सुधारे उनकी मर्जी है। अगर ये संगठन को सुधार ले तो एक बहुत अच्छी टक्कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और दूसरे जितने भी, चाहे वो गुटबाजी ही सही, लेकिन बहुत अच्छे थे। लेकिन संगठन का जहां तक सवाल है, इनका संगठन बिल्कुल नहीं था, कम से कम 2019 के इलेक्शन में, जो पिछले असेंबली इलेक्शन में। अब आप बीजेपी की अगर बात करेंगे तो देखिए शुभेंद्र जी, एक कुनबे का हेड होता, हमारे परिवार है, कोई भी यूनिट है, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, कोई इतनी छोटी बड़ी संस्था है, उसके अंदर जो मुखिया होता है, वो मुखिया का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इनमें कंट्रोल बहुत अच्छा है हाईकमान का। दूसरा, जहां तक सवाल हमारे हरियाणा के जो अभी जो रिसेंट अभी जो बनाए हैं अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये एबीवीपी से इनके साथ जुड़े हुए। देखो एक इनकी कंडीशन भी यही है कि ये जितने पुराने से पुराने वर्कर जो इनके जुड़े हुए, तो जिस टाइम इनका 2 सीटें होती थी, क्या धनखड़ जी की मैं अगर गलत ना हो तो मेरे ख्याल 2-3 हजार वोट आए थे एक बार चरखी दादरी से, असेंबली से, मुझे याद है। लेकिन ये हार नहीं मानते, अगली बार जैसे ही 3000 वोट, अगली बार सोचते अगली बार जीतने कैसे। तो कहने का मतलब मेरा है कि एबीपी से निकले हुए, स्टूडेंट लाइफ से निकले हुए, संघर्ष करते करते हमने खुद देखा है, बंसीलाल की बिल्कुल। और तो धनखड़ जी जो है एक बैग टांगे मेहनत करते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो उन्होंने जो अब ये जो टीम बनाई है, अब जो प्रेजेंट टीम बनाई है, ये एक तो धनखड़ जी की तो पसंद होती है, लेकिन यहाँ वही बात है, यहाँ फिर भी सामूहिक निर्णय होता है। ये जो टीम अब तैयार की गई है, नए जो इसमें जिलाध्यक्ष शामिल किए गए हैं, उसमें आपको कुछ अलग लगता है, कुछ खास लगता है? संगठन को सामूहिक लगता है। इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। देखिए आप सरसा को लीजिए, आप देवलाल के परिवार को लीजिए, वो ये दुष्यंत चौटाला की डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। एक मैं वेरी क्लियर बताऊंगा आपको, ठीक है, ये दुष्यंत चौटाला की डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, इसलिए वो जो उनका पोता, तो देवलाल जी के पोता, क्या नाम है उनका, जो भी है आदित्य जी जो है, वो वहां के पहले भी चेयरमैन वगैरह रहे, जहां तक मेरे को नॉलेज है, और इस बार भी शायद इलेक्शन लड़ा था तो अच्छे वोट थे। तो इन्होंने दुष्यंत की डिपेंडेंसी कम करने के लिए उसको बनाया है कि बहुत बड़ी एक राजनीतिक सूझबूझ है। आप सूझबूझ, और मेहनती पढ़ा लिखा लड़का, उसमें वो कोई नहीं है। अब आप बिहार में आ जाइए, देखिए आप उस सॉरी देवलाल का जो है ना, जो दो इनकी पार्टियां, एक लोक दल है, ये जो भी, उसको कम करने के लिए हिसार से वीर चक्र प्राप्त चौधरी भूपेंद्र सिंह है, वो बड़े अच्छे वर्कर रहे, वो इनके पहले चेयरमैन थे, उससे पहले जो है, इससे पहले वो ओएसडी रहे। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जैसे एक बार ये जो आंदोलन वगैरह होते थे, फॉर एग्जांपल जाट आंदोलन था, उन्होंने उनमें इतना बड़ा पेशेंस से दोनों पार्टीज को, जाट नेताओं को, खाप नेताओं को, सीएम को बता के, यानी वो बहुत ही एफिशिएंट आदमी, तो उन्होंने इनको सेलेक्ट किया, पिछली बार टिकट ना दी, उनको यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके, दूसरा एक परिवारवाद को ज्यादा हावी नहीं होने दिया। अब मैं उदाहरण के तौर पर आप रेवाड़ी को ले लीजिए, रेवाड़ी में जो है, रेवाड़ी से चौधरी रविंदरजीत जी हैं, इनका कोई फैमिली से आदमी नहीं लिया, कोई एक इंदिराज जी हैं, कोई वो भी पुराने बीजेपी के वर्कर रह चुके हैं। 2013 से पहले जो हरियाणा का वर्कर है, वो इसको वर्कर कंसीडर करते हैं, तो उस टाइम का वर्कर है, इसलिए तो ना उसको इन्होंने वंशवाद को हमें होने दिया। जो मेहनती थे, एक जो क्राइटेरिया पार्टी का बना रहता है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, और जो आदमी आगे निकाल सकते, देखिए ये जाति वर्ग क्षेत्र वर्ग, ये हर पार्टी में होता, जरूरी है वोट लेने, राजनीति करनी है, कोई ये चैरिटीज नहीं चलानी, राजनीति करनी है, ये राजनीति करनी है, और इसके लिए है, और संगठन भी इसी को लेकर के तैयार किया गया है। जी बहुत। अब मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं, आप चाहे इस बात को माने या ना माने, सोमवीर जी ने भी इस बात की ओर इशारा कर दिया कि संगठन के अंदर कुछ ना कुछ तो खामी है, वरना कांग्रेस इससे पहले विधानसभा चुनाव के समय और भी ज्यादा बेहतर कर सकती थी, क्योंकि वो माहौल बन चुका था, वो वैक्यूम क्रिएट हो चुका था ऑल्टरनेट की तरफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे मंत्री जो कि शिकस्त उनको मिली। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो और छवि बननी चाहिए थी उस समय, वो कहीं रह गई, ग्राउंड पर कहीं काम कम रह गया। इसको लेकर के आपको लगता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए कम से कम अगर थोड़ा सा और समय दिया जाता, या समय ले लिया जाता, या और उस पर काम किया जाता, आलाकमान उस पर नजर बनाता, तो शायद कुछ परिस्थिति दूसरी होती? शुभेंदु जी, जिस प्रकार से हमारे एडवोकेट साहब भी अभी बोला कि कांग्रेस ने एक अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा, बगैर संगठन के भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैं आपको एक आपकी सूचना मिलाना चाहता हूं कि
जो हमारा पीछे का जो 2019 से पहले, जो चुनाव से पहले जो पूरा 5 साल का जो कार्यकाल था, जिसमें अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे, उसके अंदर जिला अध्यक्षों की तो नियुक्ति नहीं हुई, वो मैं मानता हूं कि वहां वो कमी रही, और अगर वो कमी पूरी हो जाती तो और अच्छा प्रदर्शन होता। मैं इस बात से सरकार बनाते हैं, संगठन की हमेशा अपनी भूमिका होती है, लेकिन जितने भी मोर्चा हैं हमारे यहाँ, करीब करीब 30 से 35 के आसपास मोर्चा हैं, डिफरेंट उसके जो है एससी मोर्चा है, कोई विचार सेल है, तमाम प्रकार के इस तरह के मोर्चों के अध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर थे। उनकी हर जिला के अंदर अपनी टीम थी, और जो जितने पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के थे वो लगभग कार्यवाहक अध्यक्ष का जो है रोल जो है वो पूरा कर रहे थे। तो केवल मात्र ये कहना कि उस समय संगठन नहीं था, तो ये बिल्कुल एक आधिकारिक तौर पे अगर आप पूछेंगे तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं थी, अदरवाइज सारा जो है पूरा सिस्टम इन प्लेस था, और उसी के कारण उन सब की मेहनत, पूरे प्रदेश के अंदर जो मेहनत हुई, प्रदर्शन हुए, यात्राएं हुई, और जो है घेराव हुआ, संसद घेराव हुआ, विधानसभा घेराव हुआ, उसकी बदौलत जो है ये रिजल्ट आने का काम हुआ। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको फिर से एक ऐड कर देता हूं कि शैलजा जी की ये प्राथमिकता है। जैसे ही वो अध्यक्ष बनी थी, ये मैंने आपको बताया कि ये समय का वो एक तरीके का इस तरह से कोरोना संक्रमण काल है, इसके बाद जो है पूरी आपका कहना है कि उपचुनाव के बाद, इसके बाद परिस्थितियां साफ होंगी। शैलजा जी पूरा प्रदेश के अंदर, हर जिलों के अंदर जाना उनका डेली का रूटीन है आज, और वो इस काम पे लगी हुई हैं। ठीक है, मैं जरा जल्द जो है, यानी कि जल्दी नियुक्तियां होंगी, बदलाव होगा, संगठन में सुधार होगा। ठीक है रमनीक जी, मैं बहुत जल्दी से, बहुत कम शब्दों के अंदर आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं कि बार बार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जिक्र हो रहा है, और जो संगठन में बदलाव हुआ है उसको वहीं से जोड़ करके देखा जा रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर हो और बीजेपी वहां पर अच्छी, वहां क्योंकि अभी तक कभी बीजेपी की वहां पर छाप नहीं रही है, तो वहां पर एक बार फिर से बीजेपी की स्थिति वहां पर मजबूत हो, या फिर वहां पर बीजेपी शुरुआत कर दे, इसके लिए वहां पर अभी से जो है तैयारियां की जा रही हैं, और इसी को लेकर के संगठन में बदलाव का भी एक चेहरा देखने को मिला है। ये सब उससे जोड़ करके देखा जा रहा है, कितना सही है? मैं चाहता हूं आपके प्रश्न का अधिकांश उत्तर तो मेरा ख्याल है कि जो कांग्रेस के हमारे माननीय प्रवक्ता है और जो सोमवीर आर्य जी हैं हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी उस बात का उत्तर दे दिया है। अभी कांग्रेस के मेरे साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक इलेक्शन मोड में रहती है, तो अब आप ये किसी भी संगठनात्मक नियुक्ति को अगर आप चुनाव से जोड़ के देखें, चुनाव तो भारत के अंदर कभी न कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रदेश में चलते रहते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हमारे माननीय जो सिटिंग विधायक थे तो उनका देहांत हो गया, उसके कारण फिर ये बाई इलेक्शन की स्थिति उत्पन्न हो गई। परंतु मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती है, और एक 4 छोटे छोटे बिंदु, और ब्रेक के बाद उन बिंदुओं के ऊपर मैं इलैबोरेट कर दूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी का जो युवा नेता है, जो युवा इनके पास, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो प्रदेश स्तर के हो या निचले स्तर के हो, युवा नेता करीबन कांग्रेस पार्टी की नीतियों से उनसे कट चुका है, उनके साथ उनका कुछ बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा नहीं है। सर विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा, बहुत मजबूरी है, लेकिन ब्रेक के उस पर जब आएंगे तो इस चीजों को लेकर के भी बात करेंगे कि आखिर कमियां किस पार्टी के अंदर कितनी हैं, और साथ ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जब संगठन के अंदर बदलाव का जिक्र होने लगता है, उससे जोड़ करके देखा जाता है, तो ये कितना सही है। छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और संगठन में बदलाव बीजेपी के हुआ, लेकिन सवाल यहां पर सभी राजनीतिक दलों के लेकर भी है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हरियाणा प्रदेश की कितना संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले रमनीक जी से हम रिएक्शन ले रहे थे। मैं रमनीक जी आप वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा देरी होगी, इसलिए मैं समय आपको ही देता हूं। सबसे पहले आपको क्या लगता है संगठन में बदलाव और जिस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है, इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आईएनएलडी के लिए कितना मुश्किल है और बड़ौदा उपचुनाव कितना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है? शुभेंदु जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी संगठन का अपना जो बदलाव है ना, वो उसका आंतरिक मामला है। दूसरी बात आपने कही कि ये चाहे ए को आगे रखें चाहे जेड को आगे रखें, बीजेपी की जो दिशा है वो लगातार पाताल की तरफ है। लोगों में उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जहां तक इनेलो का सवाल है, आप आर्य साहब बैठे हैं, आप भी पत्रकार हैं, आपको पता है कि हरियाणा में अब स्थिति क्या है। देखो, बीजेपी के प्रति तो लोगों में गुस्सा था, उस गुस्सा वो रिफ्लेक्ट हुआ विधानसभा चुनाव में भी, जहां 40 पे उनको समेट दिया।
वो एक बदकिस्मती रही कि जेजेपी वालों ने सरकार बनवा दी। जहां तक कांग्रेस की बात है, आज आप हालात देखेंगे कि लगभग 1 साल के आसपास सरकार को बने हुए होगा कि कांग्रेस किस प्रकार से बैकफुट पर है, वो कहीं पर भी सड़क पर संघर्ष नहीं करती। हरियाणा प्रदेश के लोग जानते हैं कि आज किस प्रकार से किसान के लिए, गांव ग्रामीण सब के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सड़क से लेकर और विधानसभा तक संघर्ष किया है। और लगातार आप देखेंगे कि वो दिन नहीं, 24 घंटे नहीं जाते जब हमारे साथ नए नए अच्छे साथी ना जुड़ते हो। बड़ौदा उपचुनाव निश्चित रूप से हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और शुभेंदु जी, इंडियन नेशनल लोकदल जो है ना, कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक विकल्प के रूप में मजबूती के साथ खड़ा है। सुखवंत जी, ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा हूं कि आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि बार बार अंडर एस्टिमेट करना, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कि एक सीट पर आकर रह गए, तो यहां पर प्रूव करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और क्योंकि इससे पहले भी आपका तो ग्राउंड वहां पर रहा है, जैसा कि बीजेपी के लिए उतना ज्यादा वहां पर मजबूती नहीं है, पहले का कोई बैकग्राउंड इतना नहीं रहा है, कैडर वहां पर उतना पहले के मुकाबले, हालांकि पहले से बेहतर हुआ है लेकिन पहले इतना अच्छा नहीं था। लेकिन आपके लिए तो फिर भी विकल्प है, आपके लिए ऑप्शन है, तो ये आप इसको कितना कैश कर पाएंगे? शुभेंदु जी, ये बार बार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक सीट की जो बात करते हैं, आप हालात देखिए, इस हालात में जो नेता थे वो अपनी जगहों को नहीं बचा पाए। मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी जी का देता हूं, जो जो आंधी चली इसमें। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ना केवल अपनी सीट को बहुत रेस्पेक्टफुली बचाया है, बल्कि उन्होंने सिरसा, हिसार जो उनका अपना इलाका है, वो प्रूव किया कि उनके ऊपर उनकी पकड़ है। उसके बाद वो स्थितियां दूसरी थी। अब आगे की जो हरियाणा की अब जो राजनीतिक स्थितियां हैं, उनके अनुसार आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हरियाणा प्रदेश का एक भी कोना ऐसा नहीं जहां पर चौधरी अभय सिंह से प्रभावित होकर के, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के लोग ना जुटते हों। जहां तक बड़ौदा का सवाल है, निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल की विचारधारा से रंगा हुआ हल्का है और हमारा बहुत लंबे समय तक वहां पे विधायक रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसमें बड़ा, मैं आपके चैनल पर बैठ के अभी मैं कह के जा रहा हूं, जेजेपी ने जो वोटें बड़ौदा से पिछली बार ली थी, वो वोटें चौधरी देवीलाल के विचारधारा के लोग थे। और वो वोटर ना बीजेपी की तरफ जाते हैं ना कांग्रेस की तरफ जाते हैं। और क्योंकि उस वक्त एक दुष्प्रचार का माहौल बना दिया गया, तो जेजेपी की तरफ चले गए। लेकिन आज के हालात जेजेपी के क्या है वो सब जानते हैं। मैं दावा करता हूं यहां पर बैठ करके कि हम इस सीट पर आज के दिन मेन कंटेस्टेंट हैं, हम पहले और दूसरे नंबर पे हैं। और समय आते आते जिस दिन डिक्लेयर होगी उस दिन निश्चित रूप से हम इस सीट को निकालते हैं। हिम्मत जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं शुभेंदु जी, सबसे पहले तो सुखवंत जी की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस का जो है इनको कहीं दिखाई नहीं दिया। जब से चुनाव खत्म हुआ है उसके तुरंत बाद से कम 6 पूरे हरियाणा के अंदर बड़े आंदोलन जो हैं जिला लेवल के ऊपर, मुख्यालय लेवल के ऊपर हम कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो है, अभी कोरोना संकट के बारे में मैंने पहले भी बता दिया, मैं और समय उस पर नहीं लूंगा, किस प्रकार से तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता सब इस संकट के अंदर जनता के साथ खड़े नजर आए। दूसरी बात, लगातार प्रदेश अध्यक्ष 2-2, 3-3 जिला के अंदर डेली जाने का काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी पूर्ण रूप से जो है बड़ौदा के एक एक गांव के अंदर जो है उनका जो है इस चुनाव को लेकर के जो है उनकी तैयारी चल रही है। जनता के बीच में उनके अपने कार्यक्रम चले और तमाम प्रकार से हर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जो विपक्ष की जिम्मेवारी है उसको बखूबी निभाते हुए ये काम किया है। कई बार आपने प्रोग्राम चलाया कांग्रेस का हल्ला बोल और तमाम प्रकार से आप लोगों ने कवर किया, हमने डिबेट किया है यहाँ बैठ करके। दूसरी बात, रमनीकनी जी ने एक बात कही थी कि यूथ का, और दूसरा जो बताया, जितना कांग्रेस के अंदर यूथ को मौका मिलता है उतना कोई पार्टी दूसरी यूथ को मौका नहीं देती है। ये बात आपने देखी है। कहीं पे हमारे डिप्टी सीएम है कि किस तरह के जो है मंत्री बनाए हमने छोटी छोटी उम्र के अंदर, 32-32 साल की उम्र में जब उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है तो कांग्रेस जितना यूथ को मौका देती है। और ये तो राजीव जी का और संजय जी की सोच थी, जो यूथ कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी। मैं भी यूथ कांग्रेस से आता हूँ, NSUI के से निकल करके, तो तमाम जो है यूथ को पूरा कांग्रेस के अंदर मौका दिया जाता है। रही फर्क इतना है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के अंदर कि इनके यहाँ एक RSS नाम की एक संस्था है जो इस बात को जो है डिक्टेट करती है। वो एक लिस्ट बना के देते हैं। ये नेता तो सिर्फ दिखावा है, ये बैठक करना, उसके अंदर एक लिस्ट फाइनल करना, ये सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र पूरा सिस्टम है, उसके अंदर जो है नहीं, लेकिन हिम्मत जी होना भी तो चाहिए ना। संगठन में अगर बदलाव हो, कुछ नजर आए, संगठन में नियुक्तियां हो, तब तो समझ में आए कि शुभेंदु जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने
2019 के चुनाव को अपनी जो हार हुई वो हार किन कारणों से हुई, वो तो मोदी जी का झूठ चल गया, किस प्रकार से झूठे राष्ट्रवाद के चक्कर में पूरा जो है सच भी तो लोगों ने सच्चाई नहीं मानी ना। शुभेंदु जी मैं आ रहा हूं, उसको भी तो लोगों ने राहुल गांधी जी ने एक ईमानदार कार्यकर्ता, एक ईमानदार कांग्रेसी होने के नाते अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद नए अध्यक्ष का जो है चुनाव नहीं हुआ, सोनिया जी ने उसको छोड़ दिया उस नाजुक वक्त के अंदर वो फिर अगर पद भी छोड़ दिया तो उसके बाद पद किसको मिला? शुभेंदु जी मैं वही उसी बात पे आ रहा हूं, आप रुकिए ना एक मिनट। सोनिया जी ने उस नाजुक समय के अंदर वो विषय नहीं है संभाला। हाँ। और जब कांग्रेस पार्टी को जब इस प्रकार का संकट कभी खड़ा होता है तो ये गांधी परिवार का नाम ले रहे थे रमनीक जी, तो ये गांधी परिवार का मुकाबला आप लोगों से कभी नहीं हो सकता। ठीक है। उनका त्याग, उनका बलिदान, उसका मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते। बहुत पहले की बात हो गई। कांग्रेस पार्टी को जब जरूरत पड़ती है, आज के समय में क्या त्याग है, क्या सहयोग होता है, क्या योगदान है, लोकप्रियता से आप लोग घबराते हैं, इसलिए उनका नाम ठीक है। रमनीक जी, शुभेंदु जी पहली बहुत जल्दी मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैंने गांधी परिवार का नाम नहीं लिया, मैंने अंतोनिया माइनो और परिवार की बात करी। अब मेरे को अपनी बात पूरी करने का अवसर दीजिए। इन्होंने कहा कि जी हमारे पास युवा बहुत हैं, स्वाभाविक है जब आप 56-60 साल तक युवा बताते रहेंगे तो आपके पास युवा तो होंगे ही। ये अगर आपका क्राइटेरिया युवा की आइडेंटिफिकेशन का 55-56 साल तक है, जब आप मोदी जी को युवा बता सकते हैं तो राहुल जी तो युवा है। ऐसे नहीं देखिए, गलत बात है, जी युवा नहीं है भाई, नहीं ये गलत। आपने आपको ठीक कीजिए पहले। अब ठीक है रमनीक जी, आपको रोका नहीं, अब मेरी बात सुनिए आप। दूसरी बात, जहां तक बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है, एक विघटन है, और ये ऊपर से ही विघटन है, ये ऊपर से ही टूटता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि निचले स्तर पे कांग्रेस टूट रही है। इनके जिनका भी नाम ले रहे थे उनका मैं नाम नहीं लूंगा, इनके जो पूर्व में अध्यक्ष रहे वो भगोड़ा अध्यक्ष है इनके, और उनकी जगह उनकी माताजी को आगे पदभार संभालना पड़ा। इनको इतना समय बीत गया है, अभी भी वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। अभी तक भगोड़ा नहीं बोलते रमनीक जी, इसको जिम्मेवारी समझते हैं। ये जिम्मेवार और ईमानदार नेता का काम होता है, ये जिम्मेवार और ईमानदार नेता का काम होता है। तो आप थोड़ा शब्दों का चयन ठीक कीजिए अपना, आप अपना शब्दों का चयन ठीक कीजिए। अगर आप गलत शब्द बोलेंगे, गलत शब्दों का चयन करेंगे, ठीक है, एक करके आप शब्दों का चयन ठीक कीजिए, एक करके। मैं आपको भी मौका दूंगा हिमा जी, मैं आपको भी मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। मैं आता हूँ सुखवंत जी आपके पास में, ठीक है। रमनीक जी जल्दी से, ठीक है जी, आप जरा डिबेट को कंट्रोल कीजिए, जी जरा आप समझाइए कि दूसरे के समय ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, बहुत जल्दी से। तीसरी बात ये है कि ये देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लीडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। ये दोनों बातों के अंदर अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक गरीब का, एक किसान का, एक दलित का, एक मजदूर का बच्चा आगे बढ़ के नेता बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये अवसर भारतीय जनता पार्टी देती है, परंतु कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद चलता है निरंतर। उसके अंदर भाई पति के बाद पत्नी, पत्नी के बाद उनका पुत्र, और उसके बाद आगे क्या होगा वो समय बताएगा। ये सब हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये चली आ रही है। चाहे आप 47 से लेकर आज तक का इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, खंगाल के देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने बात करी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष पिछले 5 साल में जो अशोक तंवर जी वो नहीं बना पाए, और जब से माननीय शैलजा जी ने पदभार संभाला तब से, अरे मैं अगर देसी भाषा में बताऊं, इनका आपस में लठ बजेगा, इनका आपस में जूत बजेगा। चलिए ठीक है, इसको नहीं, इसको बढ़ाओ, मेरे जिले में इसको बढ़ाओ। देखिए, इनके पास नेता है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास लीडर है, इनके पास कार्डर नहीं है। चलिए, यहाँ पर बीजेपी को इसीलिए एज मिल जाता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अगर दूसरा राजनीतिक दल उनके सामने अगर कमजोर है या उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा सोमवीर जी, तो ये उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पर सोमवीर जी, मैं सुखवंत जी आता हूँ आपके पास, एक रिएक्शन सोमवीर जी से। रमनीक जी, मैं आता हूँ सर आपके पास, वापस आऊंगा। सोमवीर जी, एक चीज ये भी कि जैसा कि जिक्र किया गया बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, बड़ौदा सीट को लेकर के, कि वहां पर ताऊ देवीलाल का वर्चस्व रहा, तो वहां पर प्रभाव रहा। तो अब बीजेपी के साथ सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी है, तो क्या ऐसे में एक एज उनको मिलेगा? क्योंकि जेजेपी पहले कह चुकी है कि हम तो अपना साथ जो है वो बीजेपी को देंगे, तो एक एज यहां पर बीजेपी को मिल पाएगा? देखिए सुरेंद्र जी, ऐसा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती है कि उन्होंने अध्यक्ष जो है वो किसान परिवार से आते हैं, और वहां पर किसान ही है सारे के सारे। मेरे ख्याल हरियाणा का पहला एक तो ये, और एक बारडाल का है जिसमें सबसे ज्यादा किसान है। कोई बड़ा शहर कस्बा भी नहीं है, आप ये समझिए। तो ग्रामीण अंचल है, बिल्कुल खेती करने वाले लोग हैं। तो एक तो बीजेपी का प्लस पॉइंट पिछली बार से कंपेयर करें तो ये है कि अब की बार उनका अध्यक्ष जो है
वो किसान का बेटा है धनखड़ साहब, उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो तो पुराना अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट था। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि एक तो प्लस पॉइंट पिछली बार को अगर हम कंपेयर करें तो ये जाता है। दूसरा, वहां पे अभी जो रिसेंट आप जो आज जो टीम, और अगर आज की टीम और इस बड़ौदा को रिलेशन में एक दूसरे कनेक्ट करते हैं, मैं उस बारे में कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने सीटिंग विधायक को अभी प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया, जिला अध्यक्ष को उनको सीटिंग बना। उन्होंने भी देखिए, कोई भी पार्टी जाति वर्ग क्षेत्र का बैकअप कॉम्बिनेशन बनाती है, कहने को सैद्धांतिक तौर से मैं बीजेपी भी कहेगी हम तो निजी सबको देखते हैं, हर पार्टी कहेगी, लेकिन सबको बनाना पड़ता है। तो उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बना के बहुत बड़ी चुनौती है। अब आजिए आप कांग्रेस पे, कांग्रेस का जमीनी हकीकत ये है कि वहाँ हुड्डा साहब का वर्चस्व है, इसमें कोई शक नहीं है। हुड्डा साहब का सीट है, हुड्डा साहब को नेता मानते हैं। पुराना रोहतक डिस्ट्रिक्ट जो भी है, पानीपत, आधा पानीपत, झज्जर, हिसार, ये सॉरी रोहतक, ये सारे लोग उसको, उनको हुड्डा साहब को नेता मानते हैं। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जो जिनकी वजह से, जिनकी स्वर्गवास की वजह से जो सीट खाली हुई है, क्या उसके परिवार से या उसके बेटे को या बेटी को इस तरह से, जैसा पहले परिपाटी आती है कि एक सिंपैथी मिलती है, सहानुभूति मिल जाती है, क्या टिकट उसके बेटे को दी जाती है? और वहां पे ये माहौल है कि वो जो एमएलए थे, सीटिंग जो थे, और जिनकी बेटे की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसका गांव उस हल्के में नहीं पड़ता, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको नहीं है। तो अगर ये क्राइटेरिया क्या है जी, बाहर वाले को नहीं देंगे, क्योंकि वहां हल्के से आवाज आ रही है कि भाई बाहर का आदमी आता है वो इलेक्शन लड़ता है। पिछली बार बीजेपी का कैंडिडेट भी बाहर का, तो भैंसवाड़ा के थे वो जो रेसलर थे, वो भी उस हल्के में उसका काम नहीं था। तो अब की बार ये आवाज उठ रही है कि बाहर का ना था, अगर तो बाहर का कैंडिडेट की क्राइटेरिया करके बाहर वाले को, और वो जो हुड्डा साहब जिनकी डेथ होगी, उनके बेटे को तो टिकट दे दी, और हुड्डा साहब का प्रभाव लेके कांग्रेस टक्कर दे सकती है। नहीं तो बीजेपी का जो बीजेपी और जेजेपी का अलायंस है, उसको चौधरी अभय सिंह चौटाला की पार्टी टक्कर देगी। वो जीत हो भी सकता है, पहले टाइम बताएगा। संभावना जो हो सकती है, जो राजनीतिक गणित है, वो इस तरह से बैठ सकता है। अगर तो हुड्डा साहब के हिसाब से टिकट दे दी तो वो टक्कर देंगे। नहीं तो अभय सिंह चौटाला जी की भी किसानों के प्रति, जहां भी मैं देख रहे हैं, हम लोग सभी, आप भी देखते, हम भी देखते, थोड़ा सा रुझान बढ़ा है। ठीक है, जो पिछले इलेक्शन से उनका नंबर बढ़े। सुखमन जी, यानी कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा अभय सिंह जी का बढ़ा है। वो देखिए ऐसा है, उसमें एक सेकंड लूंगा, जो दुष्यंत चौटाला जी जो थे, वो क्या थे कि उनको लोगों ने दिए थे बीजेपी के खिलाफ वोट, और वो बीजेपी के साथ हाथ मिला ले सरकार बना रहे। तो इसमें बट नेचुरल एक वोटर होता, आम आदमी है, उसका भी मन टूटता है कि वोट कहीं दिए थे और ये तो इनकी गोद में जाके बैठे। तो जो वोटर वहां से आएगा वो अभय सिंह चौटाला जी के पास आएगा। तो अभय सिंह जी का थोड़ा सा पहले से काफी अच्छा नजर आता है। सुखमन जी, बाकी टाइम सुखमन जी, मैं हिम्मत जी फिर आता हूँ। सुखमन जी, देखिए शुभेंदु जी, मैं आर्य साहब ने बिल्कुल एक बात कही है और साफ दिखाई दे रहा है। अभी कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रवक्ता है ना शुभेंदु जी, वो दोनों आपस में टाइम को किल कर रहे हैं, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते। और आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और दोनों ही इस मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। जहां तक हुड्डा साहब की फैमिली की बात है, हमने ये भी देखा कि हुड्डा साहब सोनीपत से और उनके सुपुत्र रोहतक से किस प्रकार से चुनाव हारे। ये एक रीजन की बात नहीं है। बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण था वोटों का, बीजेपी और बीजेपी को हराने वाले लोगों का, और जेजेपी और कांग्रेस को जो गेन मिला वो ये मिला कि जहां वो अलग अलग सीट वाइज ये चीज हुई। लेकिन अब लोगों ने देख लिया, अभी जैसे हिम्मत जी कह रहे थे कि हमने संघर्ष किया, हमें तो संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा, कांग्रेस ने कहां पे संघर्ष किया। इतने मुद्दे किसानों के हुए हैं, इतनी सारी बातें हुई हैं, कहीं पर भी कोई शैलजा जी जाती होंगी, किसी कमरे में बैठ के बैठक भी ले लेती होंगी इनके अनुसार, लेकिन उससे जनता को क्या लेना देना। जनता में किस मुद्दे को उठाया? एकमात्र एक नेता है पूरे हरियाणा में जिसने लोगों के मुद्दों को उठाया है, और इस कोरोना में भी, कोरोना के काल में भी लोगों की भावनाओं को, लोगों के मुद्दों को ऊपर रखा है। और शुभेंदु जी थोड़ा नहीं, चौधरी अभय सिंह के प्रति पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि एक नेता 10 सेकंड लूंगा, एक नेता जो सब प्रकार के दुष्प्रचार के पार निकल करके आया है। लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया है कि भाई एक व्यक्ति जो संघर्ष करता है, एक व्यक्ति जो साफ बोलता है, एक व्यक्ति जो सरल है, जो दूसरे नेताओं की तरह कुटिल नहीं है, उसको। और ये देखेंगे आप, जैसे अभी आर्य साहब कह रहे थे कि किसानों का इलाका, किसान भी सरल होते हैं, वो अपने जैसे लोग को। ये उपचुनाव का जो नतीजा होगा वो बताएगा सभी राजनीतिक दलों को कि वो अभी कहां पर है।
हैं, किस लेवल पर है? जी अभी जो बीजेपी की जो अभी जो सीट है, जो बीजेपी जो टिकट है, अब भी अगर वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ साहब जो है, ओम प्रकाश जी, ये बहुत सुदृढ़ और बहुत मेहनती ईमानदार छवि है इनकी। बहुत कम समय, बहुत कम समय, 2 सेकंड बहुत कम समय सर, बहुत कम समय। अब भी अगर ये नहीं निकलते तो वहाँ इनकी जगह नहीं है। ठीक है, हिम्मत जी, हिम्मत जी, रमनीक जी आता हूँ सर आपके पास। सबसे पहले तो मैं सुखवंत जी की बात का जवाब देता हूँ कि ये कहते हैं हमें दिखाई नहीं देती। हिम्मत जी बहुत कम समय। हाँ सुभेंद्र जी आ रहा हूँ। आपने कम से कम 6 हर जिला के ऊपर 6 बड़े जो है आंदोलन हमने चुनाव के बाद में किए। पता नहीं आप कौन सा आंदोलन, आपकी चश्मा नहीं मालूम, आप बताओ कौन सा आंदोलन, आप आंदोलन तो बताओ। सुन लो, आप अभी पिछले हफ्ते किस बात पर है, किस बात, सारे तमाम मुद्दों के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, किसान के इस अध्यादेश के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर जो है हमने आवाज उठाई है। आपकी चश्मा, आप बीच में मत बोलिए भैया, बहुत कम समय, बहुत जल्दी से मैं रमनीक जी की आप आता हूँ सर आपके पास भी। तमाम प्रकार से जो है ये सारी चीजें हुई। उसके बाद में आज अभय सिंह चौटाला जी तो अपनी पार्टी को जोड़ने जो खत्म हो चुकी है, जो कहीं हरियाणा में है ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर कहीं एकाध मेंबर जोड़ते हुए घूम रहे हैं, वो आपको दिखाई देता होगा। आपको कांग्रेस कभी ना मुझे नहीं, पूरे हरियाणा को संगठन में बदलाव कब होगा? नहीं, 1 मिनट जवाब देना है, रमनीक जी की बात का भी जवाब देना है। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ऐसे बना देते हैं। मनमोहन सिंह जी किसके पुत्र थे? मनमोहन सिंह जी किसी राजा के पुत्र थे। नरसिम्हा राव जी किसके पुत्र थे? किसी राजा के पुत्र थे। ऐसे तमाम एग्जाम्पल मैं गिनवाऊंगा तो रमनीक जी आपको समझ में आएगी। और सोनिया जी के त्याग को भूल गए आप कि उनको पूरी देश ने जो है वोट दिया, प्रधानमंने बनाने के लिए वोट दिया, और उसको त्याग किया, भूल गए उस बात को। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? मोदी जी ने अडवाणी जी के साथ क्या किया? जहां जूत बजाने की बात करते हो, अनिल विज और मुख्यमंत्री के बीच में क्या चलता रहता है, बताइए आप। ठीक है सर, दीजिए जवाब उस बात का। ये विषय से अलग है। रमनीक जी, अब क्या आपको लगता है कि ये जो समय है बड़ौदा उपचुनाव का, ये अब एक समय है जब आप कुछ कर सकते हैं, बीजेपी कुछ कर सकती है तमाम राजनीतिक दलों से हट करके? शुभेंदु जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे को पहले तो आप सिर्फ 30 सेकंड मात्र का समय दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, सबसे पहला विषय तो ये है कि जब ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव जी कौन थे, नरसिम्हा राव जी का किस प्रकार से उनका जब देहांत हुआ उसके बाद उनका जो सर छोड़ दीजिए ना, सर छोड़ दीजिए, ठीक है हिम्मत जी, प्लीज। यदि कोई होता है तो उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इनको उत्तर सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि बोल के भाग जाएंगे, इनको उत्तर सुनना पड़ेगा। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा पे थे, तो ये तथाकथित युवा नेता जो आपके आज 50-51 साल के, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंका था, तो वो भी हमने देखा कितना मान सम्मान होता था। हम समझते हैं, सब समझते हैं कि रिमोट कंट्रोल से सरकार कौन चलाता था, ये पूरा विश्व जानता है। आप ये मत मेरे को दोहरा के बताइएगा। दूसरी बात, अब जहां तक विषय है कि हमारे संगठन के अंदर नियुक्तियां हुई हैं, उस चीज को लेकर आज का डिबेट है। अगर विषय खुद अगर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भूल जाए तो इस बात का मैं क्या हल करूं? अब आपने पूछा कि किस प्रकार से अभी आर्या जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। अरे साहब, हमारे लिए अवसर है। चुनौती तो हम तो वहां पे कभी जीते नहीं, पूर्व में कांग्रेस और उससे पहले जो है देवीलाल का परिवार वहां पे जीतता रहा। हमारे लिए अवसर है, चुनौती तो इनके लिए है। हम इस अवसर को अपने हक में, अपने फेवर में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमको इस बात का पूरा भरोसा, यकीन और विश्वास है कि बड़ौदा की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी, अपना आशीर्वाद देगी और वहां से पुनः एक बार कमल खिल के आएगा। अब जहां तक ये जो जितनी तीखा टिप्पणियां करते हैं, चाहे वो संघ परिवार का नाम दे, तो वो आपको वाजे तौर पर बता देना चाहता हूं और ये स्पष्टता से समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो अलग संगठन है। ठीक है, ये पार्टी का अपना नीतिगत फैसला होता है। खैर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सभी ने अपना समय निकाला, सभी ने अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ संगठन के भीतर जो बदलाव हुआ है, बात उसी को लेकर के, लेकिन कांग्रेस पार्टी कितना अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर पाएगी, क्योंकि बात यही है कि बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक संगठन में मजबूती आखिर कैसे आ पाएगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।